ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत 2003 में एक दिन बदल गई। ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिंग को संचालित करने वाली इस संस्था ने हाल ही में नया परफॉर्मेंस डायरेक्टर डेव ब्रेल्सफोर्ड को रख लिया था। ये वो समय था जब ग्रेट ब्रिटेन में प्रोफेशनल साइकिलिस्ट करीब 100 वर्षों से साधारण दर्जे को झेल रहे थे। ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 1908 से लेकर अब तक सिर्फ एक बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, जबकि साइकिलिंग की सबसे बड़ी स्पर्धा टूर डी फ्रांस में बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे। 110 वर्ष में किसी भी ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने टूर डी फ्रांस में जीत हासिल नहीं की थी। वास्तव में ब्रिटिश साइकिलिस्ट का प्रदर्शन इतना निराशाजनक रहा था कि यूरोप के शीर्ष साइकिल निर्माताओं में से एक ने तो टीम को साइकिल बेचने तक से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि अन्य प्रोफेशनल्स देखेंगे कि ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ी उनके गियर को प्रयोग में लेते हैं तो उनकी बिक्री घट सकती है। ब्रेल्सफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग को नए मार्ग पर लाने के लिए रखा गया था। एक रणनीति के प्रति उनकी कड़ी प्रतिबद्धता उन्हें पूर्व के कोचों से अलग करती थी। वे इस रणनीति को छोटी छोटी जीत या फायदे का संग्रह कहते थे। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि आप जो कुछ भी करें उस हर बात में मामूली सुधार की तलाश करते रहें। ब्रेल्सफोर्ड कहते थे, पूरा सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि यदि साइकिल चलाने के लिए जो भी प्रयास किया जा रहा है उसे टुकड़ों में बांटकर आप देखेंगे और फिर उनमें 1% सुधार भी करेंगे, तो आप जब समग्र रूप से इसे अमल में लाएंगे तो बहुत ज्यादा बदलाव कर चुके होंगे। ब्रेल्सफोर्ड और उनके कोचों ने मामूली बदलावों से शुरुआत की, जिसकी एक प्रोफेशनल साइकिलिंग टीम से आशा की जाती है। उन्होंने साइकिल की सीट को फिर से डिजाइन कराया ताकि ये अधिक सुविधाजनक हो सके एवं टायरों पर अल्कोहल रगड़ दिया ताकि वे अच्छी पकड़ से चल सकें। उन्होंने साइकिल चालकों से इलेक्ट्रिकली हीटेड पेंट्स पहनने को कहा ताकि मांसपेशियों का तापमान आदर्श रहे। साथ ही बायोफीडबैक सेंसर के प्रयोग से ये जांचा कि प्रत्येक एथलीट एक खास वर्कआउट के दौरान किस स्थिति में रहता है। टीम ने विंड टनल, एक विशेष सुरंग जिसमें लगातार हवा चलती है, इसमें कई वाहनों का भी परीक्षण होता है, में विभिन्न कपड़े पहनकर परीक्षण किया और आउटडोर में साइकिल चलाने के लिए प्रयुक्त सूट्स की बजाय इंडोर रेसिंग सूट्स का प्रयोग किया, जो हल्के और ज्यादा एरोडायनामिक साबित हुए। लेकिन वे इतने पर ही नहीं रुके। ब्रेल्सफोर्ड और उनकी टीम ने अनदेखे और अनपेक्षित क्षेत्रों में भी 1% का सुधार करने का प्रयास जारी रखा। उन्होंने कई तरह के मसाज लोशन का प्रयोग करके देखा कि कौन सा तेजी से मसल्स को ठीक करता है। इसके लिए उन्होंने एक सर्जन रखा जिसने साइकिल चालकों को हाथ धोने का सबसे बढ़िया तरीका सिखाया ताकि वे ठंड की चपेट में आने से बच जाएं। उन्होंने ये भी बताया कि हर साइकिल खिलाड़ी को रात में सोने के लिए किस तरह का तकिया और गद्दा लेना चाहिए। यहां तक कि उन्होंने टीम का ट्रक भी भीतर से सफेद रंग से पेंट करा लिया ताकि धूल के मामूली कणों को भी देखा जा सके जो पहले नजर नहीं आते थे, जबकि उसके कारण अच्छे से तैयार की हुई साइकिल की गति भी खराब हो सकती थी। इस तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार किए गए तो परिणाम इतनी तेजी से आए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। ब्रेल्सफोर्ड के पद संभालने के 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का 2008 के बीजिंग ओलंपिक में दबदबा रहा, जिसमें उसने सड़क और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाओं में 60% स्वर्ण पदक जीते। 4 वर्ष बाद जब ओलंपिक का आयोजन लंदन में किया गया तो ब्रिटिश साइकिल खिलाड़ियों ने 9 ओलंपिक रिकॉर्ड्स और 7 विश्व रिकॉर्ड्स कायम किए। उसी वर्ष ब्रेडली विगिन्स पहले ब्रिटिश साइकिलिस्ट बने जिन्होंने टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। अगले वर्ष उनकी ही टीम के अन्य साथी क्रिस फ्रूम ने ये रेस जीती और 2015, 2016 और 2017 में भी वही जीते। 6 वर्ष में ब्रिटिश साइकिलिस्ट ने 5 मर्तबा टूर डी फ्रांस में जीत दर्ज की। ब्रिटेन के साइकिलिस्ट्स 10 वर्ष की अवधि 2007 से 2017 के बीच 178 विश्व चैंपियनशिप और 66 ओलंपिक अथवा पैलिंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके थे। साथ ही उन्होंने 5 बार टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की थी, जो साइकिलिंग के इतिहास में सबसे ज्यादा सफल दौर माना जाता है। ये होता कैसे है? कैसे सामान्य एथलीट्स की एक टीम ऐसे मामूली बदलावों से विश्व चैंपियन बनकर खड़ी हो जाती है,
जो पहली बार देखने पर इतने मामूली लगते हैं कि उनसे बहुत से बहुत थोड़ा सा अंतर पड़ सकता है। क्यों छोटे छोटे सुधार एकत्र होकर इतने उल्लेखनीय नतीजे दे सकते हैं, और किस प्रकार से आप ये नजरिया अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। क्यों छोटी आदतें बड़ा बदलाव करती है। दैनिक जीवन में किसी निर्णायक क्षण के महत्व का आकलन बढ़ा चढ़ाकर करना और छोटे छोटे सुधारों को कम समझना बहुत ही आसान है। हम यही मानते हैं कि बड़ी सफलता में ज्यादा प्रयास जरूरी है, भले ही वो वजन घटाने का मामला हो, कारोबार बढ़ाना हो, पुस्तक लिखना हो, चैंपियनशिप जीतना हो या किसी मकसद को प्राप्त करना हो। हम अपने आप पर इतना दबाव डालते हैं ताकि किसी तरह से कुछ ऐसा बदलाव हो सके कि हर कोई इस बारे में बात करे। इन सब के बीच 1% सुधार विशेष रूप से कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी तो इस पर कोई ध्यान तक नहीं देता, लेकिन ये लंबे समय के लिए बहुत अर्थपूर्ण हो सकता है। छोटा सुधार लंबे समय में असाधारण अंतर दिखा सकता है। इसका गणित इस प्रकार से काम करता है। यदि आप प्रतिदिन 1% भी पहले से बेहतर होते हैं तो पूरे 1 वर्ष में 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। इसके विपरीत यदि आप 1 वर्ष तक हर दिन 1% बदतर होते जाते हैं तो आप 0 के करीब हो जाएंगे। भले ही छोटी जीत से शुरुआत हो या छोटी हार से, ये एकत्र होकर कई गुना हो जाती है। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। जिस प्रकार से धन चक्रवृद्धि ब्याज में कई गुना बढ़ता है, उसी प्रकार से आपकी आदतों का प्रभाव बार बार करने पर बढ़ता जाता है। भले ही वे किसी दिन मामूली बदलाव के रूप में दिखती हों, लेकिन कई महीनों और वर्षों में इनका प्रभाव जबरदस्त हो सकता है। जब आप 2, 5 या कदाचित 10 वर्ष बाद पीछे की ओर देखते हैं तो आपको स्पष्ट दिखता है कि अच्छी आदतों के मूल्य क्या है और बुरी आदतों के लिए क्या कीमत चुकानी होती है। जीवन में प्रतिदिन इस अवधारणा को महसूस करना कठिन होता है। हम अक्सर छोटे बदलावों को इसलिए नकार देते हैं क्योंकि वे उस पल इतने उल्लेखनीय नहीं दिखाई देते। यदि आप आज थोड़ा भी पैसा बचाते हैं तो आप करोड़पति नहीं हो जाते हैं। यदि 3 दिन जिम जाएंगे तो भी आप बैडोल ही रहेंगे। यदि आप हर रात 1 घंटा मैंडारिन पढ़ते हैं तो आप भाषा नहीं सीख पाते हैं। हम कुछ बदलाव करते हैं, लेकिन नतीजे तेजी से नहीं दिखते और फिर हम पुराने धर्रे पर ही लौट आते हैं। दुर्भाग्य से बदलाव की धीमी गति भी हमें बुरी आदतों की ओर प्रवृत्त करती है। यदि आज आपने सेहत को लाभ न पहुंचाने वाला भोजन खाया है तो इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। यदि आप देर रात तक काम करते हैं और अपने परिवार की उपेक्षा करते हैं तो वे आपको माफ कर देंगे। यदि आप 1 दिन अपना प्रोजेक्ट टालते हैं तो उसे पूरा करने के लिए बाद में 1 दिन अधिक लगेगा। एक फैसले को आसानी से खारिज किया जा सकता है, लेकिन जब आप खराब फैसलों से 1% गलती हर दिन करते हैं और छोटी गलतियां दोहराते चले जाते हैं, साथ ही छोटे छोटे बहानों को सही ठहराते हैं, तो हमारा यही चयन अंत में बढ़कर खराब नतीजा दे सकता है। ये कई गलतियों का संचय होता है। 1% गिरावट के कारण ही बाद में समस्या होती है। अपनी आदतों में बदलाव से जो प्रभाव होता है वो किसी विमान को अपने मार्ग से कुछ ही डिग्री बदलने के समान होता है। सोचिए कि आप लॉस एंजेलिस से न्यूयॉर्क जा रहे हैं। यदि पायलट एलेक्स लॉस एंजेलिस अंतर्राष्ट्रीय विमानतल से चलते हुए ही 3.5 डिग्री दक्षिण की ओर मुड़ जाता है तो न्यूयॉर्क की बजाय आप वॉशिंगटन डीसी में उतरेंगे। उड़ान भरते समय इतने मामूली बदलाव की ओर शायद ध्यान न जाता होता हो। भले ही विमान का अगला भाग कुछ फीट ही मुड़ा हो, लेकिन ये अंततः अमेरिका में ही आपको सैकड़ों मील दूर उतारेगा। इसी प्रकार से दैनिक जीवन की आदतों में मामूली बदलाव आपके जीवन को किसी और दिशा में ले जाता है। 1% बेहतर या 1% बदतर उस पल भले ही उल्लेखनीय न लगे, लेकिन कालांतर में ये भारी बदलाव दिखा सकता है कि आप क्या है और आप क्या हो सकते थे। सफलता प्रतिदिन की आदतों का उत्पाद है। जीवन में केवल एक बार बदलाव का नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। आपको अपने वर्तमान नतीजों की बजाय
अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यदि आप करोड़पति हैं और आप हर महीने जो कमा रहे हैं उससे अधिक खर्च कर रहे हैं, तो आपका रास्ता ठीक नहीं है। यदि आपके खर्च करने की आदतें बदलती नहीं हैं, तो अंत अच्छा नहीं रहेगा। इसके विपरीत आप हर महीने कुछ न कुछ बचा रहे हैं, तो आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र या स्वायत्त होने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे होते हैं, भले ही आप जितना चाहते हैं उससे धीमी गति से चल रहे हों। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। खाने की आदतें आपके वजन का निर्धारण करती है। आपके सीखने की आदतों का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आपकी सफाई की आदतों का नतीजा अलग दिखता है। आप जो दोहराते हैं वो आपको प्राप्त होता है। यदि आप अपनी भविष्यवाणी करना चाहते हैं कि आप जीवन में कहां पहुंचेंगे, तो आपको छोटे फायदों और छोटे नुकसानों दोनों का एक वक्र बनाना होगा। तो आप देखेंगे कि किस तरह से आपके दैनिक जीवन की पसंद नापसंद 10 या 20 वर्ष में आपको क्या परिणाम देगी। क्या आप हर माह की कमाई से कम खर्च कर रहे हैं? क्या आप हर हफ्ते जिम जा रहे हैं? क्या आप पुस्तकें पढ़कर हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं? इस तरह के छोटे छोटे संघर्ष आपका भविष्य अपने आप बता देंगे। सफलता और असफलता के अंतर को समय बहुत बढ़ा देता है। आप जीवन को जो भी दे रहे हैं वो गुणित होकर सामने आएगा। अच्छी आदतें समय को आपका दोस्त बना देंगी, खराब आदतें समय को शत्रु बना देंगी। आदतें दुधारी तलवार है। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती है, जिस तरह से अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती है। इसलिए इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आपका जानना आवश्यक है कि किस प्रकार से आदतें काम करती है और अपनी पसंद के अनुसार कैसे इन्हें बनाया जाए, ताकि आप इस दोधारी तलवार की एक धार से बच सकें। प्रगति वास्तव में होती कैसी है? सोचिए कि आपके सामने टेबल पर बर्फ का क्यूब रखा है। कमरे में इतनी ठंडक है कि आप अपनी सांस को देख सकते हैं। यह तापमान 25 डिग्री है। कमरा धीरे धीरे गर्म होने लगता है। 26 डिग्री, 27 डिग्री, 28 डिग्री। आपके सामने रखी टेबल पर बर्फ का क्यूब अभी भी है। 29 डिग्री, 30, 31। अब तक कुछ नहीं हुआ। फिर 32 डिग्री। बर्फ पिघलने लगती है। इससे पहले एक एक डिग्री बढ़ने से इतना अंतर नहीं पड़ा था, लेकिन इस एक डिग्री ने बड़ा परिवर्तन कर दिया। सफलता के पल अक्सर पूर्व के कामों के परिणाम ही होते हैं, जो बड़े बदलाव के लिए संभावनाएं तैयार करते हैं। ये स्थिति हर जगह देखने को मिल जाएगी। कैंसर अपने जीवन का 80% भाग तो पता चले बिना ही बिताता है, लेकिन फिर कुछ ही माह में शरीर को खत्म कर देता है। बांस पहले 5 वर्षों में बढ़ा हुआ नहीं दिखता है, क्योंकि वो जमीन के भीतर जड़ें जमाता रहता है और अगले 6 हफ्ते में 90 फीट तक बढ़ जाता है। इसी प्रकार से आदतें भी तब तक कोई फर्क नहीं डालती है, जब तक कि आप एक अहम सीमा को पार नहीं कर जाते और नए स्तर नहीं पा लेते। किसी अनुसंधान या तलाश के आरंभ और मध्य में अक्सर निराशा की खाई होती है। आप सीधी रेखा में प्रगति की आशा करते हैं और पहले दिन, एक हफ्ते और यहां तक कि कई माह तक जब बदलाव अप्रभावी दिखते हैं, तो आप कुंठित हो सकते हैं। ऐसा नहीं लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं। ये किसी भी संयोजन प्रक्रिया का प्रमाण होता है। सर्वाधिक शक्तिशाली परिणामों में विलंब होता है। ये मूल कारणों में से एक है कि क्यों स्थायी आदतें बनाना इतना मुश्किल होता है। लोग कुछ छोटे बदलाव करते हैं और उन्हें ठोस नतीजा नहीं मिलता है, तो वे इसे रोक देने का फैसला करते हैं। आप सोचते हैं, मैं कई महीने तक हर दिन दौड़ा, तो मैंने अपने शरीर में बदलाव क्यों नहीं देखा? जब इस तरह के विचार हावी होते हैं, तो अच्छी आदतों को दरकिनार करने का बहाना मिल जाता है। लेकिन अर्थपूर्ण बदलाव के लिए आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना होता है, ताकि आप इस पठार को पार कर सकें। इसे मैं अंतर्निहित संभावनाओं का पठार कहता हूं। यदि आप देखते हैं कि आप अच्छी आदतों को बनाने और बुरी आदतों को खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुधरने की क्षमता खो चुके हैं। अक्सर ये इस कारण से होता है कि आप अब तक अंतर्निहित संभावनाओं का पठार पार नहीं कर पाए हैं।
कड़े परिश्रम के बाद भी सफलता हासिल न करने की शिकायत करना कमरे को 25 से 31 डिग्री तक गर्म करने के बाद भी बर्फ का क्यूब न पिघलने की शिकायत करने जैसा ही है। आपका किया हुआ कर्म नष्ट या व्यर्थ नहीं गया है, बल्कि वो जमा होते जा रहा है। जो भी घटता है वो 32 डिग्री पर होता है। जब आप अंतर्निहित संभावनाओं के पठार को पार कर लेते हैं तो लोग इसे रातों रात अर्जित की गई सफलता कहते हैं। बाहर की दुनिया केवल वो नाटकीय घटना देखती है। जब आप सफलता प्राप्त करते हैं वो प्रक्रियाएं नहीं देखती जिनसे आप निकले हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपका वो काम ही है जो आप लंबे समय से कर रहे थे, जिसके कारण आज आप उछाल ले सके हैं। जबकि कभी ऐसा लगता था कि आप किसी तरह की प्रगति नहीं कर रहे हैं। मानव भूगर्भीय दबाव के समान ही होता है। दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे के विपरीत रहकर लाखों वर्षों तक एक दूसरे को रगड़ती रहती है। तनाव धीरे धीरे बढ़ता जाता है, फिर एक दिन वे उसी तरह से एक दूसरे को रगड़ती है जैसे वर्षों से चल रहा था। लेकिन इस बार तनाव बहुत अधिक हो जाता है। भूकंप आ जाता है। एकदम कुछ होने के पहले बदलाव लगातार होता रहता है। महारत हासिल करने में धैर्य लगता है। एनबीए के इतिहास की सबसे सफल टीम सेंट एंटोनियो स्पर्स ने समाज सुधारक जैकब रीस का एक कथन अपने लॉकर रूम में लटका रखा है। जब मुझे कोई भी मदद करता हुआ नहीं दिखता है तो मैं पत्थर तोड़ने वालों की ओर देखता हूं, जो चट्टान पर हथौड़ा चलाते हैं। करीब सैकड़ों बार वे चलाते होंगे तो भी उसमें दरार नहीं आती है। 100 के बाद पहले ही हथौड़े में ये 2 टुकड़ों में बंट जाती है, और मैं जानता हूं कि ये अंतिम हथौड़ा नहीं होता है जिसने इसे तोड़ा, बल्कि पहले भी जो चले हैं उनका भी असर होता है। सभी बड़ी चीजें छोटी शुरुआतों से प्राप्त हो पाती है। हर आदत का बीज अकेला छोटा सा निर्णय रहता है, लेकिन जैसे ही वो फैसला बार बार आदत के रूप में उभरने लगता है तो वो मजबूत होने लगता है। वो जड़ें जमाता है और शाखाएं निकलने लगती है। बुरी आदतों को खत्म करना ठीक अपने भीतर बलूत का एक तगड़ा वृक्ष उखाड़ने के समान है। अच्छी आदतों को बनाना ठीक हर दिन एक कोमल सुंदर फूल को उपजाने के समान है। लेकिन ये इस बात से तय होता है कि क्या हम उस आदत के प्रति इतनी निष्ठा रखते हैं कि हम अंतर्निहित संभावनाओं के पठार पर आकर सफलता हासिल कर सकें। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो लोगों को अवांछित आदतों की ओर ले जाते हैं और दूसरों को अच्छी आदतों के समग्र प्रभाव का आनंद लेने देते हैं। लक्ष्यों को भूलकर व्यवस्था पर पूरा ध्यान दें। सामान्य बुद्धि मानती है कि हम जीवन में जो अर्जित करना चाहते हैं, जैसे अच्छा शरीर, सफल कारोबार, आराम का जीवन और कम चिंताएं, ज्यादा समय दोस्तों और परिवार के साथ बिताना, उसे प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम विशिष्ट और कार्रवाई योग्य लक्ष्य निर्धारित करें। कई वर्षों तक मैं भी अपनी आदतों को इसी के अनुसार बनाता रहा। प्रत्येक लक्ष्य था जिसे प्राप्त करना था। मैंने स्कूल में ग्रेड्स के लिए, जिम में वजन के लिए, कारोबार में लाभ हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित कर लिए। कुछ में तो मैं सफल हो गया, लेकिन अधिकांश में विफल हो गया। धीरे धीरे मुझे समझ आया कि मेरे नतीजों का मेरे लक्ष्यों से बहुत कम लेना देना था। लगभग हर चीज का लेना देना उन व्यवस्थाओं से था जिनका मैंने पालन किया था। व्यवस्थाओं और लक्ष्यों के बीच क्या फर्क है? ये एक विशिष्टता है। सबसे पहले मैंने इसे डिल्बर्ट कॉमिक के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स से सीखा। लक्ष्य हमेशा वे परिणाम होते हैं जिन्हें आप प्राप्त करना चाहते हैं। व्यवस्थाएं वे प्रक्रियाएं हैं जो आपको नतीजों की ओर ले जाती है। यदि आप कोच हैं तो आपका लक्ष्य केवल चैंपियनशिप जीतने का होता है। व्यवस्था वो तरीका है जिसके तहत खिलाड़ियों का चयन होता है, अपने सहायक कोचों को तैयार किया जाता है और अभ्यास किया जाता है। यदि आप उद्यमी हैं तो आपका लक्ष्य लाखों डॉलर का कारोबार बनाने का होगा। आपकी व्यवस्था प्रोडक्ट आइडिया का परीक्षण करना, कर्मचारी रखना और मार्केटिंग के लिए अभियान चलाना होगी। यदि आप एक संगीतकार हैं तो आपका लक्ष्य एक नई रचना को तैयार करना होगा। कितनी बार आप अभ्यास करते हैं, कितनी बार आप हिम्मत हार जाते हैं, मुश्किल उपायों से कैसे निपटते हैं,
गुरु से फीडबैक लेने की प्रक्रिया आदि आपकी व्यवस्था है। अब एक रोचक प्रश्न, यदि आप अपने लक्ष्यों की उपेक्षा करके पूरी तरह से व्यवस्थों पर ध्यान देते हैं तो क्या आप सफल हो पाएंगे? उदाहरण के लिए, यदि आप बास्केटबॉल कोच हैं और स्पर्धा जीतने के लक्ष्य की उपेक्षा करके केवल इस बात पर ध्यान देते हैं कि टीम हर दिन किस तरह से अभ्यास कर रही है, तो भी क्या परिणाम मिलेंगे? मैं समझता हूं, मिलेंगे। किसी भी खेल में अच्छे स्कोर के साथ फिनिश करना एक लक्ष्य होता है, लेकिन स्कोरबोर्ड की ओर देखते हुए खेल पूरा करना हास्यास्पद हो सकता है। हर दिन कुछ बेहतर होना ही वास्तव में जीत का सही तरीका माना जाता है। 3 बार के सुपर बाउल विजेता बिल वॉल्श के शब्दों में, स्कोर स्वयं अपनी चिंता कर लेगा। यही बात जीवन के अन्य हिस्सों में भी लागू होती है। यदि आप बेहतर परिणाम चाहते हैं तो लक्ष्य तय करना भूल जाए, व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दे। इसके मायने क्या है? क्या लक्ष्य बेकार की चीज है? बिल्कुल नहीं। लक्ष्य दिशा तय करते हैं, लेकिन व्यवस्था प्रगति करने के लिए सबसे उपयुक्त रहती है। समस्याएं तब बहुत सारी हो जाती है जब आप लक्ष्य के बारे में सोचने में बहुत समय बिता देते हैं और अपनी व्यवस्था को सुधारने में पर्याप्त समय नहीं देते हैं। समस्या एक, जीतने और हारने वालों के लक्ष्य समान होते हैं। लक्ष्य निर्धारित करना अस्तित्व बचे रहने के पूर्वाग्रह से गंभीर रूप से ग्रस्त होता है। हम उन पर ध्यान देते हैं जो जीत जाते हैं, यानी जो दौड़ में बच जाते हैं। हम ये आकलन गलत करते हैं कि महत्वाकांक्षी लक्ष्य ने उन्हें सफल बनाया है। हम उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका लक्ष्य भी जीत का ही होता है, लेकिन वे सफल नहीं हो पाते हैं। हर ओलंपिक खिलाड़ी स्वर्ण पदक जीतना चाहता है। हर उम्मीदवार नौकरी चाहता है। यदि सफल और असफल दोनों व्यक्तियों के लक्ष्य समान रहते हैं तो फिर लक्ष्य विजेताओं को हारने वालों से अलग नहीं करता। टूर डी फ्रांस को जीतने के लक्ष्य ने ब्रिटिश साइकिलिस्ट को शिखर पर नहीं पहुंचाया था। वे तो हर वर्ष स्पर्धा जीतना चाहते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई अन्य प्रोफेशनल टीम चाहती है। ये लक्ष्य तो हमेशा ही रहा था। अलग परिणाम तभी आ पाया जब उन्होंने लगातार छोटे छोटे सुधारों की व्यवस्था लागू की। समस्या 2, लक्ष्य प्राप्त करना क्षणिक परिवर्तन मात्र होता है। सोचिए, आपका कमरा अस्त व्यस्त है और आपने उसे साफ करने का लक्ष्य रखा है। यदि आप ऊर्जा से भरकर वो करेंगे तो अभी ही वो साफ हो जाएगा। लेकिन यदि आप आलस की वही आदतें जारी रखेंगे जिनकी वजह से कमरा अस्त व्यस्त हुआ था, तो कमरे में नई गंदगी पसर जाएगी और फिर आप किसी और प्रेरणा की उम्मीद करने लगेंगे। आपको बार बार वही परिणाम मिलेंगे क्योंकि आप उसमें निहित व्यवस्था को बदल ही नहीं सके। आपने किसी लक्षण का उपचार बिना कारण जाने ही किया है। लक्ष्य को प्राप्त करने से जीवन में क्षण भर के लिए ही बदलाव होता है। सुधार के बारे में ये सहज ज्ञान के विपरीत है। हम सोचते हैं कि हमें अपने नतीजे बदलने की जरूरत है, लेकिन नतीजे समस्या नहीं है। वास्तव में हमें वो व्यवस्था या प्रणाली बदलनी चाहिए जो समस्या का कारण है। जब आप परिणाम के स्तर पर समस्या हल करते हैं तो वो अस्थायी रूप से हो पाती है। बेहतरी के लिए सुधार करना है तो आपको व्यवस्था के स्तर पर समस्या हल करनी होगी। जो इनपुट्स हैं उनमें सुधार कर लें, परिणाम खुद सुधर जाएंगे। समस्या 3, लक्ष्य आपकी खुशियों को सीमित करते हैं। किसी लक्ष्य के बारे में अंतर्निहित अनुमान यह रहता है, एक बार लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो मैं खुश रहूंगा। लक्ष्य के साथ तब समस्या हो जाती है जब आपकी मानसिकता बन चुकी होती है कि आप अगले पड़ाव की प्राप्ति तक खुशियां नहीं मनाएंगे। मैं इस झंझट में इतनी बार उलझा हूं कि संख्या मुझे पता नहीं। वर्षों तक खुशियां मेरे लिए भविष्य की बात बनकर रह गई थी। मैं खुद को ही वचने देता था कि एक बार मैं 20 पाउंड मांसपेशियां और बना लूं या मेरे कारोबार का उल्लेख न्यूयॉर्क टाइम्स में हो जाए तो अंततः मुझे आराम मिलेगा। यही नहीं, लक्ष्य या तो ये या वो का टकराव पैदा करते हैं। या तो आप अपना लक्ष्य प्राप्त करके सफल होते हैं या फिर विफल हो जाते हैं और निराश हो जाते हैं। आप खुद को मानसिक रूप से खुशी की संकुचित सोच में बांध लेते हैं। ये गलत दिशा है
ये संभव नहीं है कि वास्तविक जीवन में आपका रास्ता वैसा ही हो जैसा खाका आपने अपने दिमाग में शुरुआत के वक्त बनाया था। सिर्फ एक परिदृश्य तक अपनी संतुष्टि को सीमित रखने का कोई मतलब नहीं है, जबकि आपके पास सफलता के कई मार्ग हैं। व्यवस्था पहले बनाने की मानसिकता तनाव से मुक्ति प्रदान कराती है। जब आप उत्पाद से ज्यादा प्रक्रिया से प्रेम करने लगते हैं, तो आपको खुश होने के लिए खुद को अनुमति नहीं देनी होती। आप कभी भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि प्रणाली या व्यवस्था काम करती जा रही है, और एक प्रणाली या व्यवस्था कई स्वरूपों में सफल हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि आपने जो सोचा हो उसी में सफलता मिले। समस्या 4 लक्ष्यों का दीर्घकालिक प्रगति से टकराव। अंततः लक्ष्योन्मुखी मानसिकता आप पर उतार चढ़ाव का प्रभाव छोड़ेगी। कई धावक महीनों तक कड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जैसे ही वे फिनिश लाइन को पार करते हैं, वे प्रशिक्षण रोक ही देते हैं। रेस उन्हें और अधिक प्रेरित नहीं करती है। जब आपका सारा परिश्रम किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए होता है, तो उसे प्राप्त करने के बाद क्या रह जाता है? इसी कारण से कई लोग लक्ष्य प्राप्ति के बाद खुद को पुरानी आदतों की ओर मोड़ लेते हैं। लक्ष्य निर्धारित करने का मकसद किसी स्पर्धा को जीतना होता है, परंतु व्यवस्था या प्रणाली बनाने का मकसद खेल को खेलते रहना होता है। वास्तविक लंबी सोच लक्ष्य विहीन सोच होती है। ये केवल एक लक्ष्य हासिल करने मात्र तक सीमित नहीं होती है। ये सतत सुधार या परिशोधन का अंतहीन चक्र है। निश्चित रूप से ये किसी प्रक्रिया को लेकर आपकी प्रतिबद्धता है, जो आपकी प्रगति का निर्धारण करेगी। छोटी छोटी आदतों की व्यवस्था। यदि आपको अपनी आदतों को बदलने में परेशानी होती है, तो समस्या आप नहीं है। समस्या आपकी प्रणाली में है। बुरी आदतें खुद को बार बार दोहराती हैं, इसलिए नहीं कि आप उन्हें बदलना नहीं चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बदलने की आपकी प्रणाली गलत है। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं। किसी एक लक्ष्य की बजाय पूरी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करना ही इस पुस्तक के मूल विषयों में से एक है। एटॉमिक, छोटी छोटी शब्द के पीछे भी गहरे अर्थ निहित है। लेकिन आप अब समझ गए होंगे कि छोटी आदतों के मायने मामूली बदलाव है, मामूली लाभ, 1% सुधार। लेकिन छोटी आदतें केवल पुरानी आदतें नहीं होती, बल्कि कोई भी छोटा सुधार होती है। छोटी आदतें ही व्यवस्था या प्रणाली का अंग होती है। जैसे छोटे छोटे अणुओं से कण बनते हैं, वैसे ही छोटी आदतों से उल्लेखनीय नतीजों का निर्माण होता है। आदतें हमारे जीवन में अणु जैसी होती है, हर एक मूल इकाई के रूप में होती है, जो समग्र सुधार में सहयोग देती है। पहले ये छोटी आदतें ज्यादा महत्व की नहीं लगती है, लेकिन जैसे ही ये एक के बाद एक बढ़ती जाती है, तो ये बड़ी जीत का ईंधन बन जाती है, जिसकी कीमत आरंभिक निवेश से ज्यादा होती है। वे छोटी और प्रबल दोनों होती है। यही एटॉमिक हैबिट्स, छोटी आदत के मुहावरे का अर्थ है नियमित अभ्यास या रूटीन को अपनाना। ऐसा न केवल छोटा और करने में आसान होता है, बल्कि ये अतुल शक्ति का स्रोत भी होता है। ये संयुक्त वृद्धि की व्यवस्था का एक अहम अंग होता है। अध्याय का सार। आदतें आत्म सुधार का चक्रवृद्धि ब्याज होती है। प्रतिदिन 1% बेहतर होना लंबे समय में बहुत मायने रखता है। आदतें दोधारी तलवार होती है। वे आपके लिए भी काम कर सकती है और आपके विरोध में भी काम कर सकती है। इसलिए इसे विस्तार से समझ लेना जरूरी होता है। छोटे बदलाव अक्सर तब तक कोई अंतर नहीं बताते हैं, जब तक कि आप किसी अहम मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। किसी भी संयुक्त प्रक्रिया में सर्वाधिक शक्तिशाली परिणाम देर से ही मिलता है। इसके लिए आपका धैर्य आवश्यक है। कोई भी छोटी आदत बड़ी प्रणाली या प्रक्रिया का हिस्सा होती है। जिस प्रकार अणुओं से कण बनते हैं, उसी प्रकार छोटी छोटी आदतों से उल्लेखनीय परिणाम निकलते हैं। यदि आप अच्छे परिणाम चाहते हैं, तो लक्ष्य निर्धारित करना भूल जाइए। इसकी बजाय अपनी प्रणाली या व्यवस्था पर ध्यान दें। आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक ऊंचा नहीं उठते हैं, आप प्रणालियों के स्तर तक नीचे जाते हैं।